नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में मिस्टर इंडिया बने अखिलेश यादव की, पश्चिम बंगाल में सियासत के नए पर्दाफाश की और दुनिया भर की रिफाइनरियों में लग रही आग के पीछे के सवालों की। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात भरूच की केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग, कई मजदूर झुलसे। लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 5 की मौत। भारत में बेहद अमीर लोगों की संख्या बढ़ी, दुनिया में 6वें नंबर पर पहुंचा देश। गाजीपुर हिंसा मामला, पुलिस ने 10 नामजद आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर लिया। नहीं रहे शिव रतन अग्रवाल, बीकाजी फूड्स के संस्थापक का निधन, 74 वर्ष की आयु में चेन्नई में ली अंतिम सांस। ईरान ने IRGC का स्थापना दिवस मनाया, सैनिकों को राष्ट्र के रक्षक बताया। बंगाल में बोले पीएम मोदी, झालमुड़ी मैंने खाई, मिर्च विपक्षियों को लग रही है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा, मारपीट भड़की, प्रशासन बेहाल हुआ। तमिलनाडु में रजनीकांत कमल हासन ने डाला वोट, त्रिशा समेत कई सेल्फ्स ने किया मतदान। लगातार दूसरे दिन गिरकर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 852 अंक फिसला। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में। इस बार सियासत का तापमान चरम पर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने धारदार बयानों और आक्रामक रैलियों से मैदान में आग उगल रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अकेले ही पूरी भारतीय जनता पार्टी रणनीति का सामना करती नजर आ रही हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दूरी ने भी सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की धरती को अपने सियासी हमलों का बड़ा मंच बना दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को उठाते हुए वे लगातार ममता सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उनकी रैलियों में गौ माता की रक्षा और हिंदुओं के सम्मान जैसे नारे चुनावी माहौल को और ज्यादा धार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक को मैदान में उतारकर इसे राष्ट्रीय मुकाबले का रूप दे दिया है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के दमदार मुख्यमंत्री कैसे बंगाल में गरज रहे हैं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, फील्ड कम पड़ गया है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी जमीनी राजनीति और जनाधार के दम पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े हमलों का जवाब दे रही हैं। बंगाल की राजनीति में वे अभी भी वन वुमेन आर्मी की तरह मैदान में डटी हैं। उनका मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि पूरी संगठनात्मक ताकत से है। सुनिए, आपको रिप्लाई देना चाहिए टू द पीपुल ऑफ इंडिया दैट यू आर डूइंग द इलीगल कैंपेन फॉर योर पार्टी. इट इज नॉट महिला बिल, इट इज द डिलिमिटेशन बिल एंड महिला बिल इज ऑलरेडी पास्ड.
2023, 25th September, where more than 450 votes, we all supported. Where is the condition? Where is that Mohila bill? Why didn't you operate that? Why didn't you identify that and notify that? लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहां है ममता दीदी के प्रिय अखिलेश यादव। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करने वाले अखिलेश इस बार बंगाल के चुनावी रण से पूरी तरह दूर हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। इसकी वजह साफ है, कांग्रेस और वाम दलों के साथ उनकी अलग अलग राजनीतिक जटिलताएं हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो दूसरी तरफ बंगाल में कांग्रेस का टीएमसी के खिलाफ मोर्चा। ऐसे में अखिलेश के लिए किसी एक पक्ष में खड़ा होना सियासी जोखिम बन सकता है। अखिलेश यादव के इस दूरी वाले रुख के पीछे उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीति भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अगर वे बंगाल में ममता के साथ खुलकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण के नैरेटिव में बदल सकती है, जिसका असर सीधे उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी पड़ सकता है। जहां योगी आदित्यनाथ बंगाल से उत्तर प्रदेश तक हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का सख्त संदेश दे रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव रणनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं। एक ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी आक्रामक राजनीति से माहौल बना रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अपनी सीमित भूमिका में राष्ट्रीय राजनीति की उलझनों से बचती नजर आ रही है, जिसका नतीजा यह है कि तीन चेहरों की अलग अलग राजनीति देश को देखने को मिल रही है। बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ राज्य की लड़ाई नहीं रहा, ये तीन अलग अलग राजनीतिक शैलियों की टकराहट बन चुका है। जैसे योगी आदित्यनाथ का आक्रामक हिंदुत्व एजेंडा, ममता बनर्जी की जमीनी और एकाकी लड़ाई, अखिलेश यादव की रणनीतिक दूरी, यही त्रिकोणीय सियासत इस चुनाव को और भी दिलचस्प और तीखा बना रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में सियासत अपने चरम पर है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तीखे बयानों और आक्रामक प्रचार से ममता बनर्जी पर सीधा वार कर रहे हैं, वहीं टीएमसी प्रमुख अकेले दम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को चुनौती देती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की खामोशी ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कभी ममता के साथ मंच साझा करने वाले अखिलेश इस बार दूरी बनाकर न सिर्फ गठबंधन की जटिलताओं से बचते दिख रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में संभावित ध्रुवीकरण के खतरे को भी टालते नजर आते हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा, रणनीति और सियासी संदेशों की ऐसी भिड़ंत बन चुका है, जहां हर कदम आने वाले लोकसभा और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। राजनीति का असली चेहरा सिर्फ भाषणों और रैली में नहीं, बल्कि चुनावी हल्फनामों की स्याही में भी छिपा होता है। जी हां, बंगाल चुनाव में एक बार फिर यही साबित हो रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले सामने आई एडीआर की रिपोर्ट ने एक बार फिर राजनीति की उस परत को उजागर कर दिया है, जिसे अक्सर मंचों पर चमकदार नारों के पीछे छुपा दिया जाता था। कुल मिलाकर 1445 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मुकाबला सिर्फ विचारधाराओं का नहीं, बल्कि प्रोफाइल और पृष्ठभूमि का भी है। रिपोर्ट कहती है कि इसमें से लगभग 23% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, यानी हर 4 में से एक उम्मीदवार किसी न किसी कानूनी विवाद या आरोप से घिरा हुआ नजर आता है। और मामला यही नहीं रुकता, करीब 20% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या की कोशिश और अन्य गंभीर आपराधिक मामले शामिल हैं। ये आंकड़े और भी चौंकाते हैं, क्योंकि 16 उम्मीदवारों पर हत्या के मामले घोषित हैं, जबकि 80 उम्मीदवार हत्या के प्रयास के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि लोकतंत्र की उस तस्वीर का है जिसमें वोट के साथ साथ चरित्र की भी परीक्षा होती है। 142 सीटों में से 63 सीटें रेड अलर्ट श्रेणी में हैं, यानी ऐसे क्षेत्र जहां 3 या इससे अधिक उम्मीदवार आपराधिक मामलों में शामिल बताए जा रहे हैं। ये संख्या अकेले ही चुनावी माहौल की गंभीरता को बयां कर देती है। अगर संपत्ति की तरफ नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। कुल उम्मीदवारों में से 22% करोड़पति हैं, यानी 321 उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक है। औसतन हर उम्मीदवार के पास लगभग 1.21 करोड़ यानी 1 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति दर्ज की गई है। पार्टीवार आंकड़े इस ट्रेंड को और स्पष्ट करते हैं। जैसे बीजेपी के 141 उम्मीदवारों में से 73 करोड़पति हैं, टीएमसी के 142 उम्मीदवारों में से 103 करोड़पति हैं। कांग्रेस और सीपीआईएम के सभी दर्ज उम्मीदवार इस सूची में शामिल हैं। आपराधिक मामलों का ग्राफ भी लगभग हर पार्टी में मौजूद है। बीजेपी में 72%, टीएमसी में 35%, सीपीआईएम में 51% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस में 26% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है कि क्या चुनाव केवल जनप्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया है या फिर ये उस व्यवस्था का आईना भी है जिसमें अपराध, धन और राजनीति एक ही फ्रेम में दिखाई देने लगते हैं। इन आंकड़ों के बीच असली सवाल सिर्फ ये नहीं कि कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं या कितने पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल ये है कि जब मतदाता ईवीएम के सामने खड़ा होता है तो उसके सामने विकल्प सिर्फ चेहरे नहीं होते बल्कि पूरे सिस्टम की परछाइयां होती हैं। ईडीआर की ये रिपोर्ट किसी एक चुनाव की कहानी नहीं बल्कि इस ढांचे या यूं कहें बल्कि इस बड़े ढांचे की झलक है जहां राजनीति, संपत्ति और आरोप प्रत्यारोप एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब फैसला आंकड़ों का नहीं जनता का होगा और नतीजा बताएगा कि भरोसा किस पर टिकता है, घोषणाओं पर या हकीकत पर। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। 45 दिनों के अंदर भारत समेत 5 देशों की रिफाइनरियों में आग, संयोग या किसी बड़े खेल की शुरुआत। जी हां, यह सवाल जितना बड़ा है उससे भी बड़ी बात यह है कि महज 45 दिनों के अंदर भारत समेत 5 देशों की रिफाइनरियों में आग लग गई। भारत से लेकर अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर और म्यांमार तक तस्वीरें अलग हैं, लेकिन घटनाओं की टाइमिंग कई लोगों को चौंका रही है। एक तरफ पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है, तेल और गैस को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने की चर्चा तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर की रिफाइनरियों में अचानक लगने वाली आग ने एक अनदेखा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ तकनीकी दुर्घटनाएं हैं या इसके पीछे कोई छुपा हुआ पैटर्न है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित पचमदारा रिफाइनरी, जिसे भारत की बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में गिना जाता है, लंबे इंतजार के बाद तैयार हो रही थी। उद्घाटन की तारीख लगभग तय थी, लेकिन उसे ठीक एक दिन पहले प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट में आग लग गई। सरकारी स्तर पर इसे तकनीकी खराबी बताया गया और कहा गया कि संरचना असुरक्षित है, लेकिन उद्घाटन टल गया। इसी तरह कुछ दिन पहले मुंबई तट के पास ओएनजीसी के तेल क्षेत्र में भी आग की घटना सामने आई थी। अब नजर दुनिया पर डाल लेते हैं तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे इक्वाडोर में देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी में पंप फेल होने से आग लगी। मैक्सिको में रिफाइनरी हादसे में जाने गई। अमेरिका में टेक्सास और फिर दूसरी रिफाइनरी में अलग अलग समय पर आग और धमाके हुए। ऑस्ट्रेलिया में ईंधन आपूर्ति पर असर पड़ा। म्यांमार में टैंकरों में विस्फोट ने पूरा इलाका दहला दिया। हर जगह कारण अलग अलग बताया गया, कहीं तकनीकी खराबी, कहीं मानवीय चूक, कहीं सिस्टम फेलियर। लेकिन सवाल वही है, इतने कम समय में इतनी अलग अलग जगह पर यही घटनाएं क्यों, वो भी तब जब दुनिया में जंग छिड़ी है। दरअसल फरवरी के बाद से ही ऊर्जा बाजार में हलचल तेज है। पश्चिम एशिया के संघर्ष ने पहले ही तेल आपूर्ति को अस्थिर कर दिया है। होर्मुज़, जल डमरू मध्य जैसे अहम रास्तों पर तनाव बना हुआ है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। इसी दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी से उछाल आ गया। फरवरी में जहां दाम लगभग $66 प्रति बैरल थे, वहीं मार्च में $100 के पार पहुंच गया। अब बहस सिर्फ कीमतों की नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीति की भी है।
क्या ये सब अलग अलग देशों में हुए साधारण हादसे हैं या फिर वैश्विक ऊर्जा सिस्टम के भीतर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया? फिलहाल जवाब आधिकारिक बयानों में तकनीकी खराबी ही है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में उठ रहे सवाल इन घटनाओं को सिर्फ हादसा मानने से इनकार कर रहे हैं। ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे और करेंगे। इस भीषण गर्मी में अगर धरती की सांसों का हिसाब लगाया जाए तो एक रिपोर्ट आई है जो आपको हैरान कर देगी। एक नई स्टडी कहती है कि अगर दुनिया में चल रहे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2100 आते आते यानी 2100 आते आते दुनिया का करीब 1/3 हिस्सा ऐसी गर्मी और सूखे की चपेट में होगा जो सिर्फ मौसम नहीं बदलेगा बल्कि जीवन की बुनियाद हिला देगा। कल्पना कीजिए, एक ही जगह पर आसमान से आग जैसी धूप और नीचे से सूखी प्यासी जमीन, पानी कम, फसलें कमजोर और जिंदगी हर दिन और कठिन। एशिया, अफ्रीका और कई संवेदनशील इलाके इस डबल मार के सबसे बड़े शिकार बन सकते हैं, जहां हीट वेव और सूखा साथ साथ एक ऐसी आपदा की तरह आएगी जिसे संभालना मुश्किल होगा। नतीजा सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि भोजन की कमी, पानी का संकट और आर्थिक अस्थिरता तक जा सकता है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अभी भी रफ्तार नहीं बदली गई तो आने वाला समय सिर्फ गर्मी ही नहीं होगा बल्कि असहनीय होगा। ये खतरा किसी दूर के भविष्य की कहानी नहीं बल्कि धीरे धीरे हमारे दरवाजे तक पहुंचता हुआ सच है, जहां एशिया और अफ्रीका के साथ भारत भी इसी जलवायु दबाव की जद में होगा। जहां एक तरफ भीषण गर्मी की लहरें बढ़ेंगी तो दूसरी तरफ पानी का संकट और फसल उत्पादन पर दबाव गहराएगा। अगर समय रहते उत्सर्जन में कटौती, जल संरक्षण और हरित ऊर्जा की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2100 सिर्फ एक साल नहीं रहेगा बल्कि एक ऐसी चेतावनी बन जाएगा जो बताएगी कि हमने बदलाव का मौका कब और कैसे खो दिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ और बड़ी खबरों के साथ में बताएंगे उन खबरों के पीछे बड़ा सच क्या है। तब तक के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।